दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन वह ऑफिस नहीं पहुंच पाती है। 50 दिनों की पुलिस की तहकीकात के बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन फिर एक दिन पुलिस वालों को तहकीकात के दौरान एक गाड़ी के अंदर एक बूंद खून बरामद होता है और इस एक बूंद खून से पुलिस को लापता हुई लड़की से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिर कैसे एक बूंद खून से लापता हुई लड़की के राज का खुलासा होता है, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, आप पूरी कहानी और इस कहानी के पीछे की साजिश को सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले सलाखों के पीछे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह कहानी मुंबई की रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की की है। 28 साल की कीर्ति व्यास मुंबई के ग्रैंड रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंस में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी प्लांट सैलून में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कीर्ति फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को भी कीर्ति सुबह 9 बजे अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकलती है और वहां पर पहले से ही गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे 2 दोस्तों के साथ ऑफिस की तरफ निकल जाती है। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे। तभी कीर्ति की मां घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को फोन करती है। पिछली ही रात ही कीर्ति ने घर के वाईफाई का पासवर्ड बदला था। कई कोशिशों के बावजूद कीर्ति की मां कीर्ति से कांटेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि कीर्ति का दोनों मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की मां को लगता है कि शायद कीर्ति काम में बिजी होगी, इसलिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। इसलिए वह कीर्ति को फोन करना छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। अब शाम हो गई थी। कीर्ति की ऑफिस से आने का वक्त हो चुका था, लेकिन वह अपने वक्त पर ऑफिस से नहीं आती है। जब वक्त ज्यादा बीत जाता है तो घर वालों को कीर्ति की फिक्र होने लगती है और वह अब कीर्ति की ऑफिस में फोन करके कीर्ति के बारे में पूछते हैं। यहां से उन्हें एक चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि कीर्ति तो आज काम पर आई ही नहीं है, बल्कि उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इस बात से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वह कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों को फोन करके उसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होती है। सभी यही कहते हैं कि कीर्ति से पिछले रात ही बात हुई थी, उसके बाद उससे कोई बात नहीं हुई है। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कहीं पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन कीर्ति घर वापस नहीं आती है। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति की ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कीर्ति के 2 दोस्त सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति इन दोनों के ही कार में ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में कीर्ति ने उससे कहा कि वह उन्हें ग्रैंड रोड स्टेशन के पास ड्रॉप कर दें क्योंकि यहाँ पर उसे किसी से मिलना है। यहाँ से वह ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। तो सीसीटीवी में साफ साफ नजर आता है कि सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 को कीर्ति अपने घर से उतरती है। वहां से सिद्धेश और खुशी पहले से ही अपने कार लिए खड़े थे। इसी कार में कीर्ति बैठती है और फिर कार आगे की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहती है और इन दोनों से कीर्ति से जुड़ी छोटी सी छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 को घटी एक एक चीज को बताने को कहती है। यह दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ ही देखा गया था, इसलिए सभी को शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं किया।
लेकिन कई दिनों की पुलिस जांच में यह दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहयोग भी करते रहते हैं। इसके अलावा दोनों फेसबुक पर, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कीर्ति को खोजने के संबंध में कैंपेन भी चलाते हैं। कुल मिलाकर पुलिस की नजरों में 2 सस्पेक्ट थे और अब दोनों ही बेगुनाह साबित हो चुके थे। पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन कीर्ति का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। ये मामला धीरे धीरे पूरे देश में तूल पकड़ने लगा था, क्योंकि कीर्ति जिस ब्यूटी प्लांट सैलून में काम करती थी वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का था। जब कीर्ति का कुछ अता पता नहीं चलता है तो कीर्ति के दोस्तों और ऑफिस वालों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी ट्विटर पर लोगों से कीर्ति को ढूंढने में मदद करने की अपील करते हैं। लगभग वीआईपी बन चुके इस केस को सुलझाने में कई दिनों तक जब पुलिस नाकाम रहती है तो मामला अब मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाता है। 5 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच कीर्ति व्यास की गुमशुदगी का केस अपने हाथों में ले लेती है और जांच शुरू करती है। जांच शुरू करते ही एक बार फिर से सभी सस्पेक्ट और आखिरी समय में कीर्ति के आसपास दिखे लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है और उन सभी से लंबी पूछताछ शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी के साथ देखी गई थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को ही सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने ये सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दी थी और वह इसे लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ग्रांड रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर गई थी। इस दावे की पुष्टि के लिए कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जैसा कि इन दोनों ने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। इसके अलावा सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी की कार में भी सीसीटीवी लगा हुआ था, उसके भी फुटेज की जांच शुरू होती है। यहाँ तो एक चौंका देने वाला खुलासा होता है, ना तो खुशी सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन में लगे हुए किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और ना ही सिद्धेश दमनकर की कार में लगे सीसीटीवी में इन दोनों की 16 मई 2018 को स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे, तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों को कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उससे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास उतरने के लिए कह दिया। इस कारण वह ग्रैंड रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोनों प्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदल दिया था, इसलिए पुलिस वालों को शक होने लगता है और इन दोनों पर कड़ी नजर रखी जाने लगती है। इसके अलावा इसके फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाती है, मगर कहीं से भी कुछ संदिग्ध नहीं मिलता है और यह दोनों आजाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी सहजवानी ऑफिस के लिए निकलते हैं, उस कार को शुरू में ही पुलिस को फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिक्की में खून के एक बूंद बरामद की गई है। जब इस एक बूंद खून का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलान कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया तो दोनों मैच कर गया, मतलब कि उस कार में मौजूद एक बूंद खून कीर्ति का था। कार में कीर्ति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश दमनकर और खुशी सहजवानी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और अब दोनों से सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था, उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई। मगर जब पुलिस वाले कार की डिक्की में मौजूद कीर्ति के खून के एक कतरे के बारे में पूछते हैं
तो सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर एक समय बाद पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल प्लांट सैलून में कृति फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी सहनवाजी कृति की जूनियर तौर पर काम कर रही थी और सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश तमनकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वह टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। इसके अलावा उनके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। इस कारण कृति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी कर देती है और उसे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार ले, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को भी बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से ही शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वह सिद्धेश तमनकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब कृति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी कर देती है तो खुशी को डर सताने लगता है कि अब सिद्धेश को कृति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में ही सिद्धेश तमनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो सका था। अब यहीं पर खुशी सहनवाजी और सिद्धेश तमनकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश को नौकरी से बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक यह दोनों कृति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ कार में ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कृति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कृति इन दोनों की इको स्पोर्ट कार में बैठ जाती है। कृति कार में बैठने के बाद यह दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में चले जाते हैं और रास्ते में कृति से कहते हैं कि वह सिद्धेश तमनकर को नौकरी से ना निकाले। इस पर कृति जवाब देती है, इस बारे में ऑफिस में मीटिंग करेंगे और फैसला लिया जाएगा। जब कृति की ओर से इन दोनों का मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो दोनों कार के अंदर ही कृति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर दुपट्टे से कृति का गला घोंट देते हैं और काफी देर तक गला दबाए रखते हैं। इस कारण कार के अंदर ही कृति की मौत हो जाती है। कृति की मौत होने के बाद यह दोनों अब लाश को ठिकाने लगाने का प्लान में लग जाते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए यह दोनों कार के शीशे को सनरूफ से ढक देते हैं और कृति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कृति के शव को 3 टुकड़ों में काटते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी कार के अच्छे से अंदर बाहर सफाई करवाते हैं। यहाँ से यह दोनों कृति के घर आ जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कृति को खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कृति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक जाते हैं ताकि पुलिस को इन पर किसी तरीके का कोई शक ना हो। कार की धुलाई करवाने के बाद इन दोनों को लगता है वह कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर किस्मत से कार धोने वाला कार की डिक्की की अच्छे से सफाई करने में नाकाम रह जाता है और कृति की खून की एक बूंद कार की डिक्की में रह जाती है और इसी एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग, पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने, हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो बेल पर खुशी सहजवानी जेल से बाहर आ चुकी है, जबकि सिद्धेश तमनकर अभी भी जेल में है। वहीं पुलिस आज तक कृति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई। दोस्तों, इन दोनों का केस अभी अदालत में चल रहा है। अब आने वाले समय में अदालत क्या फैसला लेती है ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर करना ना भूले। मिलते हैं क्राइम की कोई दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।